बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ जी इशफाक अहमद अपने यूट्यूब चैनल माई जर्नी के साथ। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत के साथ होंगे। अभी मैंने शाम का खाना जल्दी खा लिया था, सैर के लिए पार्क की तरफ निकला हूँ, तो मैंने सोचा कि साथ साथ वीडियो बनाई जाए। आज मेरा इरादा है कि मैंने एक सिलसिला शुरू किया था माई जर्नी के नाम से। उसमें मैंने 5 एपिसोड बना दिए हैं। पहली एपिसोड में मैंने, और वो प्ले लिस्ट में भी आप देख सकते हैं, उसमें मैंने मालूमात फ़राहम की हैं ये नौजवान तबके के लिए, या वो लोग जो बाहर इंग्लैंड यूरोप वगैरह जाना चाहते हैं, तो उनको मैंने अपने तजुर्बे की बिना पे कुछ मशवरे दिए हैं कि नाजायज़ ज़राए इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं और फजूल पैसे ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं। जायज़ ज़राए इस्तेमाल किए जाएं और फजूल खर्ची से अपने 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 माल या अपने वालिदैन के माल को ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने कुछ तरीके बताए हैं उसमें कि वो अगर इख्तियार कर लिए जाएं तो अल्लाह के फजल व करम से अल्लाह सबको कामयाबी नसीब करेगा। इस सिलसिले में मेरी 6ठी एपिसोड मैं अब बनाने जा रहा हूँ। साथ साथ सैर करते हैं और साथ साथ जनाब बात करते हैं। तो पहली एपिसोड में मैंने ज़िक्र किया कि कैसे मैं 1988 में जर्मनी का वीज़ा लेने के लिए इंतहाई भोलपुने सादगी, बल्कि जहालत की हद तक सादगी के साथ जर्मन यूनिवर्सिटी में जर्मनी की एम्बेसी में पहुंच गया। और वहां से ज़ाहिर है मुझे वीज़ा नहीं मिलना था और ना मिला। फिर उसके बाद 1995 को मैं सऊदी अरब उम्रे पे गया। ये मेरा पहला इंटरनेशनल टूर था और पहली दफ़ा मैं जहाज़ में बैठा। उसके बाद जनाब अली 2004 में मैं बाई रोड, पाकिस्तान से बाई रोड चाइना गया, शुमाली इलाका जात की सैर की और चाइना की बेमिसाल शानदार तरक्की देखी। फिर एक केस में मैंने बताया कि मैं 2007 में मुझे यूके का वीज़ा मिला और फिर मैं कैसे यूके आया। और फिर एक केस में मैंने ये बताया कि 2011 में मैं नीदरलैंड गया, 2-3 यूरोपियन कंट्रीज़ अल्लाह ने मुझे देखने की, विज़िट करने की तौफीक अता फरमाई। उससे आगे फिर अब ये 6ठी एपिसोड है, इसमें मैं बताऊंगा कि फिर मैंने दोबारा यूके का वीज़ा हासिल किया और मैं 2011 में ही इंग्लैंड आ गया। उस वक़्त तक मुझे वीज़े हासिल करने का ख़ास तरीक़ाकार मालूम हो चुका था। मेरे लिए कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं रही थी और मैं बड़े एतमाद के साथ एम्बेसी में जाता था। तो इस दफ़ा भी मैंने अप्लाई किया, अपने डॉक्यूमेंट्स मैंने ख़ुद ही रेडी किए और जनाब मैं यूके एम्बेसी में अपीयर हो गया। अपीयर ऐसे हुआ कि जैरिस का दफ्तर है लाहौर में,
अमेरिकन कौंसलेट के सामने, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए और वहीं से ठीक 8-10 दिन के बाद मुझे कॉल आ गई कि भाई अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लो। तो देखें कैसा ना हिली एरिया है, जंगलात में मुश्तमिल इन्होंने ना पार्क बनाया है ताकि लोग इधर वॉक भी करें, जॉगिंग भी करें और साइकिलिंग भी करें। तो तीनों चीज़ें एक ही जगह पे इन्होंने फराहम कर दी। तो मैंने जारिस लाहौर से जाके अपना पासपोर्ट कलेक्ट किया जिस पे वीज़ा लग चुका था, और वहाँ से जनाब फिर मैंने अपनी टिकट करवाई और मैं यूके चला गया। यूके के बारे में आपको मैं बताने से पहले मैं आपको अर्ज़ करूँ कि रात मैंने एक 5वीं जो वीडियो बनाई थी ना, उसमें मैंने ये बताया था कि किसी भी मुल्क का वीज़ा लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं, और जिस मुल्क में हम वीज़ा लेने के लिए, जिस मुल्क की एम्बेसी में हम वीज़ा लेने के लिए जाते हैं, उधर वीज़ा देने वाला ऑफिसर का माइंड क्या होता है। तो वो अपने माइंड के मुताबिक न सिर्फ सोचते हैं, अमल करते हैं, बल्कि अपने माइंड के मुताबिक ही हमसे भी डॉक्यूमेंटेशन चाहते हैं। हेलो, हाउ आर यू? यू फाइन? यू फाइन? गुड बॉय, गुड बॉय, गुड। ये अल्लाह की मखलूक थी जी, किसी का पालतू कुत्ता साथ साथ थे वो जेंटलमैन। तो वो मेरी तरफ आया तो मेरा हक बनता था कि वो मुझसे प्यार चाहता था, मैंने उसको प्यार किया है। अब जो है पानी मिलेगा इंशाल्लाह हाथ धो लेंगे, लेकिन दिल तोड़ना मुनासिब नहीं, ना दिल इंसान का तोड़ना चाहिए, ना जानवर का, ना चरिंद परिंद हैवानात का। और दिल ना तोड़ने वाला ही असल में असल इंसान होता है, और यही इंसानियत है। अल्लाह ने इंसानियत को इसीलिए अजीम बनाया है कि जो भी इंसान होगा और जो जहाँ भी इंसानियत होगी, वो अपने से कमज़ोर पे रहम करेंगे, हमदर्दी करेंगे, मोहब्बत और शफ़क़त करेंगे। तो जनाब अली, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि साइकिल वाले ट्रैक पे चल के देखते हैं। साइकिलिंग वाला उन्होंने कहा कि ये साइकिलिंग वाला ट्रैक है, चले थोड़ा सा इस पर भी थोड़ी सी खिलाफवर्जी अगर कर लीजिए तो मेरा ख्याल है कोई अर्ज नहीं। बस ये पाकिस्तानी में ऐसा कर लेना चाहिए कभी कभी, लेकिन नहीं, वो आगे ना फिर उन्होंने लिखा है तो हम नहीं जाते, यहाँ से नीचे उतर जाते। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि पिछले एपिसोड में मैंने सारी डॉक्यूमेंट्स तफसील के साथ बताई है, और माइंड अप्रोच का मैंने ज़िक्र किया है कि ख़ास तौर पर यूरोपियन ममालिक जितने हैं, इंग्लैंड यूरोप में नहीं आता, लेकिन इंग्लैंड का भी मैंने ज़िक्र किया था, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया का भी, कि वीज़ा ऑफिसर का माइंड क्या होता है। वो अपने माइंड के मुताबिक हमसे डॉक्यूमेंटेशन चाहते हैं, अपीयरेंस चाहते हैं, और अगर हम उनको मुतमईन कर दें तो वो वीज़ा देने के लिए बैठे होते हैं। टूरिज़म यूरोपियन ममालिक की एक इंडस्ट्री है टूरिज़म से वो बहुत पैसा कमाते हैं। तो ये पैसा फिर वो अपने लोगों की वेलफेयर पे खर्च करते हैं। तो वो वीज़ा देने के लिए बैठे हैं, लेकिन सिर्फ वो चाहते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट लोग पूरी करते हैं कि नहीं। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि तो जिस भाई ने देखनी हो ना कि वीज़ा रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और फिर माइंड क्या होता है वीज़ा ऑफिसर की, वो उधर देख सकता है। अब आते हैं कि जी यूरोप और ख़ुसूसन
इंग्लैंड के लोग की तहजीब कैसी है, ये लोग कैसे, इधर हम काम कैसे करते हैं, इधर की स्टूडेंट लाइफ के बारे में मैं ना एक अलहदा से बनाऊँगा। अभी मैं ये कहता हूँ कि जो इलीगल आते हैं उनके मैं मसले मसाइल यहाँ पे बयान करता हूँ। जो इलीगल होते हैं, अगर वो सियाने बंदे हों, पाकिस्तान से प्लानिंग करके आए हों, या इंग्लैंड में उनका कोई जानने वाला हो, तो वो उनको फिर बताता है कि इमिग्रेशन आपने कैसे लेनी है। अच्छा, उनको तो जिनको रहनुमाई मुयसर आ जाती है, उनको तो वो कहते हैं कि जी आपने ऐसे ऐसे इस मुल्क में इमिग्रेशन हासिल करनी है, उसके तरीके बताते हैं। असाइलम सेंटर जाना पड़ता है, असाइलम के डॉक्यूमेंट साइन करके फिर बंदे की इंक्वायरी शुरू हो जाती है। असाइलम सेंटर्स में बाकायदगी से हाज़िरी लगवानी पड़ती है, और अगर उनका दिल चाहे तो वो असाइलम सेंटर वाले काम करने की टिल द डिसीजन वो कहते हैं कि आप काम कर सकते हैं। अगर वो कहें कि नहीं आप काम नहीं कर सकते, तो फिर अगर इजाज़त दे दें तो फिर तो बंदा डॉक्यूमेंट्स दिखा के फिर कहीं ना कहीं जॉब उसको मिल ही जाती है। ज़्यादातर होटल्स में मिलती है, तंदूर पे मिलती है, और तमीराती शोबे में काम मिलता है। स्टोर्स में जॉब मिल जाती है, अगर बंदा स्मार्ट हो, अट्रैक्टिव हो, यंग मैन हो, तो उसको स्टोरों में, होटल्स में जॉब मिल जाती है। जो बड़ी उम्र के हों फिर वो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, कोई भी लेबर का काम फिर वो उनको करना पड़ता है। अगर असाइलम सेंटर वाले इजाज़त ना दें तो फिर बंदे को चोरी छुपे काम करना पड़ता है। अब जो लीगली काम करता है उसे मिनिमम वेज जो मिलती है वो 8.5 यानी 8.5 पर आवर लीगल बंदे को यहाँ पे वेजेस मिलती हैं। लेकिन अगर कोई इलीगल हो तो फिर उसे ज़ाहिर है अपनी कम्युनिटी में जाना पड़ता है। अगर इंडियन है तो फिर इंडियन के पास जॉब के लिए जाएगा, पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी के पास जॉब के लिए जाएगा, बांग्लादेशी है तो फिर बांग्ला के लोगों के पास जाएगा, तामिल है तो फिर तमिलनाडु वाले लोगों के पास जाएगा, तो मतलब अफ्रीकन है तो अफ्रीकन के पास जाएगा। तो वो जब जाते हैं तो फिर वो कहते हैं कि हमने क्योंकि रिस्क लेके आपको जॉब देना है, अगर आप पकड़ेंगे तो हमें भी फ़ाइन होगा साथ। तो इस बिना फिर वो फिर उनको कहते हैं कि आपको हम 8.5% के हिसाब से तो वेजेस नहीं देंगे। तो फिर वो भाईजान माजरत के साथ बड़ी ज़्यादती करते हैं, काम ज़्यादा लेते हैं, 12-12, 10-10, 12-12, 14-14 घंटे काम लेते हैं, और जो वेज देते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कोई दे तो 2.5 या 2.5 पाउंड देता है। तो कहाँ 8.5 पाउंड, कहाँ 2.5 पाउंड पर आवर। तो इस चक्की में जब फिर बंदा पड़ जाता है, वो सिर्फ काम करता है, काम करने के बाद थका मंदा घर में आके सो जाता है। खाना भी पकाने की हिम्मत तौफीक हुई तो ठीक है, नहीं तो भूखा ही सो गया, जब उठेंगे फिर पका के खा लें। तो जो पैसे तकरीबन 200 पाउंड के राउंड अबाउट, 200-250 पाउंड के राउंड अबाउट एक मज़दूर आदमी इधर कमाता है, उसमें से 50 पाउंड उसको अपना किराया देना पड़ता है। शेयरिंग में एक कमरे में 2 बेड लगे होते हैं, तो एक बंदे को 50 पाउंड किराया देना पड़ता है। तो तकरीबन आप 20 पाउंड होते कि उसकी खुराक के लगा लें, ट्रैवल के लगा लें, तो 60-70-80 पाउंड ऐसे बन जाते हैं। और फिर उसके बाद अच्छा, जो 50 पाउंड हम पर वीक किराया इधर देते हैं ना मज़दूर, उसमें बिजली, गैस, पानी, एवरीथिंग इंक्लूड होता है। फिर बाकी जो बच जाता है वो अपने घर भी बच्चों को, माँ बाप को, बहन भाइयों को भेज देते हैं, और आप खाली होकर फिर बैठ जाते हैं। अगला हफ्ता फिर वो मांग तांग के आपस में कोऑपरेशन करके गुजारा करते हैं। फिर जब वेज मिलती है तो फिर पीछे से टेलीफोन आ जाता है, वो बेचारे फिर पीछे भेज देते हैं। क्योंकि जो बाहर आते हैं ना, उनके माँ बाप भी ज़्यादा बीमार होते हैं, बहन भाइयों की भी ज़रूरतें फिर बढ़ जाती हैं। वो समझते हैं बंदा इंग्लैंड गया हुआ है, बड़े पैसे भेजेगा, जो इधर है उसे पता है कि वो कैसे भेजता है, और वो भी कहता है कि चलो वालदैन के पैसे लगा के आया हूँ और आस उम्मीद है पीछे, तो मैं अब
क्या करूं, तो वो भी भेजे जाता है बेचारा। अच्छा, इस दौरान जब पकड़ा गया या उसका असाइलम रिजेक्ट हो गया, फिर उसे पहले वार्निंग दी जाती है कि मुल्क छोड़ दो, इतनी तारीख तक नहीं छोड़ता तो फिर जब अरेस्ट हो जाता है। कई कई में ऐसे लोग देते हैं 10-10 20-20 साल से भी पड़े हुए हैं, मुकद्दर साथ देते हैं, नहीं पकड़े गए तो काम चल गया, कहीं आते ही पकड़े जाते हैं। बहरहाल जिसकी जैसी जैसी किस्मत मिले के जब पकड़े जाते हैं तो फिर उनको डिपोर्टेशन सेंटर भेज दिया जाता है। डिपोर्टेशन सेंटर से फिर उनको जनाब जहाज़ में लाते हैं और अपने अपने मुल्कों में, तो जिधर जिधर फिर नसीब है बंदे का उधर उधर बंदा पहुंच जाता है। तो ये थी इधर की साकी। और जिनका असाइलम हो जाए उनको, पहले ऐसा होता था, अब तो इन्होंने बहुत ज़्यादा सख्तियाँ कर दी। पहले ऐसा था कि जब असाइलम अगर किसी का 8-10 साल में मंजूर हो गया तो उसको पहले फिर अगर वो अकेला आदमी ज़ाहिर अकेला है तो वो उसको 1 बेडरूम कर देते थे। ये अगर बीवी बच्चे साथ हैं तो बीवी बच्चों के हिसाब से 2 बेडरूम 3 बेडरूम उनको घर मिलता था अकेला सेपरेट। और काम ना होने की सूरत में उसको जनाब एक मंथली सैलरी लगा दी जाती थी। जब काम मिल जाता था तो फिर वो गवर्नमेंट का वजीफ़ा बंद और वो अपना काम करना शुरू हो जाता था। ऐसे ऐसे फिर वो पासपोर्ट की तरफ चला जाता था। नेशनैलिटी मिलने के साथ ही वो बंदा जो रुलता गुलता इधर पहुंचा था, इधर दलीलो ख्वार हुआ, अब उसके पास पासपोर्ट हो गया तो वो अपने आप को फिर कहता है कि आई एम ब्रिटिश। मेरा पास एयरपोर्ट पे एक दफ़ा मैंने देखा, मैं भी क्यू में लगा हुआ था, तो एक बंदा मुझसे आगे क्यू में लगा हुआ था, तो वो उसको इंग्लिश नहीं आती थी लेकिन उसके पास इंग्लिश पासपोर्ट था। कभी जवानी में वो आया था, सादा आदमी था, अनपढ़। तो वो इमिग्रेशन पे जो लेडी बैठी हुई थी उसको बड़े फ़ख्र से कहने लगा कि आई एम ब्रिटिश। तो उसने कहा नो यू आर नॉट ब्रिटिश। तो वो कहने लगा नहीं मेरा पासपोर्ट देखो। उसने कहा कि पासपोर्ट लेने से कोई बंदा ब्रिटिश नहीं हो जाता। तुमने इधर आके पनाह ली है, तुमने केस किया, तुमने हमारे तरले और मिन्नतें की हैं, ये सब वो कह रही थी। और तुमने बड़े झूठ बोले हैं, झूठ बोल के तुमने ये पासपोर्ट लिया, और यू आर क्लेमिंग दैट यू आर ब्रिटिश, यू आर नॉट ब्रिटिश। तो जो मर्ज़ी भी कोई फॉरनर आके इधर कर ले, ठीक है। इधर सबसे ज़्यादा दुनिया में पाई जाने वाली सोशल आज़ादियाँ इधर ही हैं। लेकिन मैं आपको इज़्ज़त ना की रूह से कह रहा हूँ कि बंदा जिस मर्ज़ी मुल्क में जाकर जब इमिग्रेशन लेता है तो वो उधर 2nd क्लास 3rd क्लास सिटीज़न तस्वर किया जाता है। उसको वो हुकूक कभी भी हासिल नहीं हुए जो एक 1st क्लास सिटीज़न को हासिल होते हैं। बाय बोर्न जो सिटीज़न होता है उसको जो हुकूक हासिल होते हैं वो दूसरे बंदे को हासिल नहीं होते। जहाँ पे आप चले जाएँ इधर तो सब देसी लोग जो जितने हैं वो सब लेबरर होते हैं। उनके ऊपर जो सुपरवाइज़र मैनेजर्स वगैरह होंगे सब गोरे होंगे। मेरे पीछे बड़ा वसी जंगल है, तो मेरा दिल तो चाहता है कि मैं इस जंगल में उतर जाऊं और देर तक गुम रहूं, मुझे कोई रास्ता ना मिले और मैं इस जंगल में भटकता रहूं। ये मेरी दिली ख्वाहिश है। बचपन से ही मैं ऐसी जगहों को पसंद करता हूँ, लेकिन इधर मैं रिस्क नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं इधर 1st क्लास तो हो ही नहीं सकता, 2nd 3rd क्लास सिटीज़न भी नहीं। मैं तो विज़िटर हूँ भाई, मैंने अपनी कंट्री में जाना। कहेंगे लोग, कहेंगे या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज मुझे कहेंगे कि तुम इधर भाईजान क्या आँखें खा रहे हो, तो मैं नहीं चाहता। तो ये थी मेरी छठी एपिसोड जिसमें मैंने बता दिया कि मैं किस तरह दूसरी मरतबा इंग्लैंड आया। मैंने कहा क्या देखा, यहाँ की तहजीब व तमद्दन का। हर बंदे का मुताला करने का एक अपना ज़ाविया होता है, एक अपना ज़ौक़ और शौक़ होता है, अपना तजर्बा होता है, अपना शऊर होता है, अपना फ़हम फ़रासत, अपनी अकल बसीरत होती है। तो मैं दुनिया को जहाँ भी जाता हूँ इस नज़र से देखता हूँ कि इन लोगों ने वो कौन कौन से काम किए जिनकी वजह से इन्होंने इतनी तरक्की की है, और वो कौन कौन से काम छोड़े जिनकी वजह से इन्होंने इतनी तरक्की की है, और हम मुसलसल कौन कौन से काम कर रहे हैं
इनकी वजह से हमारी कौमें तरक्की नहीं करती और हम क्यों नहीं छोड़ते। तो बाई नेचर तो हम बहुत अच्छे लोग हैं, बाई नेचर तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लोग बड़े मेहनती हैं, बड़े तहज़ीब याफ्ता हैं, लेकिन इस माशरे के अंदर, हमारे माशरे के अंदर जो दौलत की दौड़, और जब हम देखते हैं कि हर तरक्की याफ्ता बंदा बेईमान है, झूठा है, चोर है, डाकू है, चाहे वो सरकार में हो, गवर्नमेंट में हो, सियासतदान हो, चाहे वो इदारों में हो, सरबराह हो इदारों का, या इदारों के अंदर की पोस्ट्स पर काम कर रहा हो, जब हम उनको देखते हैं, या हम कारोबारी तबकात को देखते हैं, या हम मजहबी शख्सियात को देखते हैं, हम जब देखते हैं कि ये पैसा कैसे कमाते हैं और इन्होंने इतना शानदार लाइफस्टाइल कैसे इख्तियार किया, तो फिर हम भी कोशिश करते हैं कि छोड़ें यार, रास्तबाजी को छोड़ें। जैसे इन्होंने माल कमाया, हम भी कमाएं, तो भाई ऐसा माल दान दुनिया में काम आता है ना आखिरत में काम आता है। मैं बार बार कहता हूँ कि जिस मुल्क में जाना हो वहाँ की करेंसी लेनी पड़ती है। जिस मुल्क में हमने जाना है, मरने के बाद जिस मुल्क पहले में जाना है वो कब्र है, वहाँ की करेंसी जो है वो हम इकट्ठी करने की नहीं सोचते। उसके बाद हमें हशर का मैदान में वास्ता पड़ेगा एक नए मुल्क से, और हशर के बाद हमें बिल्कुल परमानेंटली रेजिडेंसी मिलनी है, या जन्नत की या दोज़ख की। तो दोज़ख के बचाव के लिए जो करेंसी चाहिए वो हमारे पास होनी चाहिए, और जन्नत में जाने के लिए जो करेंसी चाहिए वो भी हमारे पास होने चाहिए। इसलिए अमाल बंदे को नेक करने चाहिए, अखलाक अपना दुरुस्त रखना चाहिए, जो इनकसारी के साथ ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, हराम ज़राए से बचना चाहिए, हलाल ज़राए इख्तियार करने चाहिए। मिलना वही है जो नसीब में लिखा है। तो जब मिलना वही है जो नसीब में लिखा है, तो उसके लिए फिर जब हलाल अल्लाह ने किस्मत में लिखा हुआ तो हराम से बचना चाहिए, इज्तनाब करना चाहिए। अल्लाह ताला आपको और मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए। इसके बाद जनाब अली मैं अपना ये दूसरी अपनी आखिरी की किस्त डाउनलोड करूँगा, जिसमें मैं बताऊँगा कि मैं तीसरी दफ़ा मैंने इंग्लैंड का वीज़ा, यानी कि मौजूदा वीज़ा जिस पे मैं इधर आया हूँ, वो मैंने कैसे हासिल किया। वो 2011 के बाद फिर 10, 11, 12, 2000 अब 23 चल रहा है, तो 2011 के बाद मैंने कोई इंटरनेशनल विज़िट नहीं किया। मैं अपनी कोई जॉब के सिलसिले में कारोबारी आगे पीछे जो मेरी वकालत से रिलेटेड मसरूफियात में उनमें मैं मशहूर रहा हूँ। तो ये ट्रेन गुज़र रही है जी जंगल में से, वाह सुभान अल्लाह। तो उसके बाद अब मुझे फुर्सत मिली थी, तो मैंने न सिर्फ अपना वीज़ा अप्लाई किया बल्कि अपनी वाइफ का वीज़ा भी अप्लाई किया, और हम दोनों ने ये इस साल 2023 में इंग्लैंड का दोबारा दौरा किया। इसके बाद अब मेरा इरादा है कि मैं मुस्तकिल सफ़र किया करूँगा, क्योंकि अब मैं रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। तो रिटायरमेंट की ज़िंदगी में कोई ना कोई, वो पंजाबी कहते हैं कि आर की ज़रूरत होती है, आरे लगा रहे बंदा। तो आरे लगाना से फिर मैं यूट्यूब चैनल बनाया। इसका मेरा मकसद ये था कि यंग जनरेशन को कुछ वो आगाही दी जाए जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से हासिल की है, और साथ साथ मैं आरे भी लगा रहूँगा। तो अल्लाह ताला खैर खैरियत रखे। अगली एपिसोड के साथ फिर हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।